रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 से साथियों, ठीक है, उनके लिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी है उसका VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है, ठीक है। पूरा देखने के बाद जो आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो यहाँ से आपका 90% क्वेश्चन जो है वो मैच कर जाएगा। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस और आंसर दोनों को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको हर हाल में कर लेना। पहला देखिए आंसर देखते हैं। बोला कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यानी जो इसका इतिहास लिखना है वो एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये जो है 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ और आज तक जो है ये लिखा जा रहा है इसका इतिहास। इसे हम जो है एक ऐसी यात्रा की तरह देख सकते हैं जो बिखरे हुए तथ्य वगैरह से शुरू होकर वैज्ञानिक सोच तक पहुंची हुई है। यानी इसका जो साहित्य का इतिहास है वो अभी तक चलते आ रहा है, 19वीं सदी से शुरू हुआ और आज तक ये जो है चलते आ रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यानी जितने भी इतिहास, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो काल रहा है वो देखेंगे। तो पहला काल है हमारा कि प्रारंभिक युग, जिसको बोलते हैं सूचनात्मक काल। ये हमारा कब तक चला था दोस्तों? तो ये 1839 से लेके 1888 तक ये काल चला था हमारा प्रारंभिक युग। इस दौर में इतिहासकारों का मुख्य उद्देश्य जो रहा करता था वो कवियों के बारे में जानकारी जुटाना था और यह यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि की कमी थी। यानी इस दौर में सिर्फ और सिर्फ जो कवि वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना, ये सभी इसका मुख्य उद्देश्य रहा करता था और उस समय जो है वैज्ञानिक दृष्टि बहुत ही कम हुआ करती थी। आगे देखिए लिखा है कि ग्रासा दा लासी फ्रेंच विद्वान थे ये, ठीक है। इनकी पुस्तक जो है इस्तवार दा ला स्टेल्यूर यून दुई ए हिंदुस्तानी को पहला प्रयास माना गया। यानी इनके द्वारा जो किताब लिखा गया उसे पहला प्रयास रूप में माना गया है। मूल्यांकन देखिए तो तासी ने वंशानुक्रम यानी जो अल्फ़ाबेटिकल पद्धति को अपनाया, जिससे कबीर और केशव को एक साथ रख दिया गया, जबकि वे अलग अलग समय के थे फिर भी उसे जो है इस किताब के माध्यम से एक साथ रख दिया गया। फिर भी पहली बार हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के कारण जो, यानी इसको जो है हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कारण जो बना था वो यही था, ये जो हमारा फ्रेंच विद्वान थे वहीं। फिर आगे हो गया हम लोग का कि शिव सिंह सेंगर इसकी रचना शिव सिंह सरोज जो 1883 में लगभग 1000 कवियों का परिचय दिया, यानी 1000 कवियों के बारे में परिचय दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। यह किसी भारतीय द्वारा अपनी भाषा में किया गया पहला सबसे बड़ा प्रयास के रूप में था। तो ये हमारा प्रारंभिक काल। दूसरा हो गया दोस्तों काल विभाजन का आरंभ, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि 1888 में। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाटुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखकर इतिहास लेखन की एक नई दिशा दी थी। यानी इन्होंने जो अपना बुक लिखा था उसके माध्यम से हिंदी साहित्य को एक बहुत ही नई दिशा देने का काम किया। मूल्यांकन क्या? तो ग्रियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कवियों को उनकी भाषा और समय के आधार पर जो है वर्गीकृत किया था, यानी उसे अलग अलग भागों में बांटा था। उन्होंने हिंदी साहित्य को संस्कृत, प्राकृत और उर्दू से अलग करके देखा। उन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित भी किया, जो आज भी जो है सर्वमान्य माना जाता है। तो ये हमारा दूसरा काल था, ठीक है, काल विभाजन का आरंभ। फिर हो गया हमारा दोस्तों तीसरा, वो है वैज्ञानिक और व्यवस्थित काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा 1929 में माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल युग मील का पत्थर है, यानी शुक्ल युग जो है वो मील का पत्थर है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो आज भी जो है इसकी बहुत ही भूमिका मानी जाती है, जिसमें हमारा है युगीन चेतना। शुक्ला जी ने माना कि साहित्य जनता की चिंता वृत्ति यानी सोच वगैरह का जो है प्रतिबिंब है, ये शुक्ला जी के द्वारा माना गया था। जैसे जैसे समाज बदलता है साहित्य भी बदलता है, ऐसा माना गया था। फिर देखा जाए काल विभाजन
उन्होंने पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला जो था वो था हमारा दोस्तों आदिकाल यानी वीर गाथा काल, दूसरा हो गया भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा हो गया आधुनिक काल। तो ये 4 भागों में जो है रामचंद्र शुक्ला जी जो थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, उन्होंने बांटा था। इसका आलोचनात्मक दृष्टि देखा जाए तो उन्होंने केवल कवियों का जीवन परिचय नहीं दिया बल्कि उनकी रचनाओं की साहित्य गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया। हालांकि उन्होंने वीर गाथा काल में केवल युद्ध की कविताओं को महत्व दिया और धार्मिक साहित्य को गौण माना, जिसे बाद में चुनौती दी गई। यानी कहने का मतलब ये है, इन्होंने सिर्फ कवियों को ही सिर्फ वर्गीकृत नहीं किया, उसके साथ साथ उनके साहित्य को भी मूल्यांकन दिया, यानी उसे भी जो है बताया कौन कैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन देखा जाए जो वीर गाथा काल में उन्होंने जो दिया केवल युद्ध का ही जो है, युद्ध का जो कविता था उसे ही महत्व दिया, बाकी जो धार्मिक साहित्य वगैरह था उन सभी को नहीं दिया। तो ये हमारा तीसरा था, ठीक है। चौथा है परंपरा और निरंतरता का काल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो द्विवेदी जी ने शुक्ला जी के कई स्थापनाओं का खंडन किया और उसे अधिक उदार बनाया, यानी बहुत सारी स्थापना थी जो शुक्ला जी का, उसे खंडन किया, उसका विरोध किया। ऐतिहासिक निरंतरता देखा जाए तो शुक्ला जी जहां बाहरी आक्रमण यानी इस्लाम वगैरह का जो आगमन हुआ था उन सभी को भक्ति काल का कारण मानते थे, वहीं द्विवेदी जी ने कहा कि यदि इस्लाम ना भी आता तो भी भक्ति साहित्य का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये दोनों के बीच जो है अलग अलग बातें थी। उनका कहना था शुक्ला जी का कि जो बाहरी आक्रमण हुआ है यानी इस्लाम का आगमन हुआ है वही जो है भक्ति काल का कारण है, लेकिन वहीं द्विवेदी जी मानते थे कि ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये होता तब भी नहीं है, तब भी आज जैसा वैसा ही रहता भक्ति साहित्य, ऐसा मानना था। आगे देखिए उपेक्षित साहित्य, उन्होंने सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के साहित्य को साहित्य की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। फिर हमारा पांचवा है दोस्तों, बोल रहा है कि आधुनिक और शोधपरक काल, जो कि 1950 के बाद का है। इस काल में इतिहास लेखन अधिक सूक्ष्म और वैज्ञानिक हो गया, यानी इस काल में बहुत ही छोटा हो गया और साथ ही साथ वैज्ञानिक हो गया था। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उन्होंने आदि काल को संधि काल और चारण काल में विभाजित किया, यानी आदि काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक संधि काल और दूसरा चारण काल, ठीक है। फिर आगे देखिए हमारा डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया। यह ग्रंथ बहुत ही विशाल है और इसमें हर काल की कलात्मक विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई है, ठीक है। फिर हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता, इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखकर हर विकास के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का काम किया। तो ये सभी जो था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यात्रा के बारे में था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यात्रा है वो तथ्य वगैरह को जुटाने से शुरू हुआ, यानी प्रूफ वगैरह को जुटाने से शुरू हुआ और वहां से शुरू होकर वैज्ञानिक विश्लेषण तक पहुंची है, जहां शुरुआती लेखकों ने कवियों के नाम इकट्ठे किए, यानी कौन कौन कवि है उन सभी का नाम इकट्ठे किए। वहीं आचार्य शुक्ला ने उन्हें समय और समाज के आधार पर व्यवस्थित भी करने का काम किया। आज यह परंपरा बहुत ही विकसित हो चुकी है, जिसमें साहित्य को केवल किताब नहीं बल्कि समाज का आईना भी माना जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यात्रा पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको आएगा क्वेश्चन में तो आपको ऐसा ही लिखना है, बैठा के लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर हाल में करना है चाहे जो हो जाए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है साथियों। आंसर है साथियों कि साहित्य का इतिहास जो है वो केवल कवियों और कृतियों की संग्रह नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदली हुई जन चेतना का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों में फैला हुआ है। इतने लंबे समय को छोटे छोटे कालखंडों में बांटना काल विभाजन कहलाता है और उसे कोई सार्थक नाम देना नामकरण कहलाता है। हमेशा से विद्वानों के बीच विवाद और चर्चा का विषय रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि जो हमारा साहित्य का इतिहास है वो केवल कवि और कृति वगैरह का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जो है समय के साथ साथ
बहुत सारी बदलती हुई जन चेतना का इतिहास है। तो जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग 1000 वर्षों में फैला हुआ है, और इतना लंबा समय तक जो फैला हुआ है उसे छोटे छोटे भागों में, कालखंडों में बांटना जो है वो हमारा काल विभाजन कहलाता है। ठीक है। और जो नामकरण है वो अलग अलग वैज्ञानिक वगैरह, अलग अलग विद्वान वगैरह का जो अलग अलग जो मत था, अलग अलग जो उनके द्वारा दिए गए नाम थे, उनके कारण जो है नामकरण की समस्या आई थी। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले देखेंगे कि जो हमारा काल विभाजन है उसका आधार और इसका समस्या क्या था। तो काल विभाजन का क्या अर्थ हुआ? तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इतिहास को बांटना काल विभाजन कहलाता है। इसमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी, यानी जो समस्या आई वो निम्नलिखित है। पहला हो गया हम लोग का कि सीमा रेखा का निर्धारण। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति किसी खास तारीख को शुरू या खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो 1850 ईस्वी के आसपास रीतिकाल खत्म हो रहा था और आधुनिक काल शुरू, लेकिन दोनों की विशेषताएं कई वर्षों तक साथ साथ चलती रही। ऐसे में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना बहुत ही कठिन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि रीतिकाल खत्म हुआ, लेकिन रीतिकाल खत्म हुआ, आधुनिक काल शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चल रहा है। इसीलिए जो काल विभाजन जो हमारा है, विभाजन की रेखा है, वो खींचना बहुत ही कठिन होता है, पता पाना क्लियरली बहुत ही कठिन होता है। दूसरा है दोस्तों हम लोग का कि प्रवृत्तियों की बहुलता। एक ही कालखंड में कई तरह की विचारधाराएं मौजूद होती है, जैसे कि भक्ति काल में एक तरफ निगुण पंथी हो गए, यानी निगुण काल हो गया। दूसरा हो गया हम लोग का दूसरी तरफ सगुन पंथी, यानी तुलसी और सूर। इस सबको एक ही कालखंड में समाहित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यानी एक ही कालखंड में कई तरह की जो है कई विचारें होती है। एक हो गया जैसे एग्जाम्पल के लिए भक्ति काल में एक निगुण पंथी हो गया जो कबीर को मानते थे। दूसरा हो गया सगुन पंथी जिसमें तुलसीदास और सूर आते हैं। तो इसी सभी चुनौतियों के कारण जो है इसे एक ही कालखंड में समेटना या फिर समाहित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए हम लोग का है दोस्तों कि प्रमाणित ग्रंथों का अभाव। विशेषकर आदि काल के समय में जो ग्रंथ मिलते थे या फिर मिलते हैं, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जब आधार ही संदिग्ध हो तो काल विभाजन करना बहुत ही कठिन है। यानी जो प्रूफ मिलते थे, जो ग्रंथ मिलते थे, वो संदिग्ध होते थे जी। अगर मान लीजिए संदिग्ध आपका आधार ही है तो उसका काल विभाजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा काल विभाजन की आधार और इसकी समस्या थी। आगे देखेंगे जो हमारा नामकरण की समस्या आ रही है और इसके पीछे जो प्रमुख विवाद वगैरह चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो जो हमारा नामकरण की समस्या सबसे अधिक पेचीदा रही है, क्योंकि नाम ऐसा होना चाहिए जो उस युग की, यानी जिस भी युग में वो साहित्य लिखा जा रहा है उस युग की मूल आत्मा को प्रकट कर सके। इसलिए नामकरण की समस्या बहुत ही पेचीदा रही थी। पहला देखिए हम लोग का है दोस्तों कि आदिकाल का नामकरण, ये बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा था, सर्वाधिक विवादित रहा था। यह हिंदी साहित्य की शुरुआत दौर है और इसके नामकरण को लेकर बहुत अधिक मतभेद था। पहला हो गया वीरगाथा काल, जो कि आचार्य शुक्ल के द्वारा ठीक है, आचार्य शुक्ल, उन्होंने इस समय के वीरतापूर्ण रसों ग्रंथों के आधार पर ये नाम दिया था वीरगाथा काल। लेकिन बाद में पता चला कि कई ग्रंथ जाली थे या बाद में लिखे गए थे, इसलिए ये नाम जो है वैलिड नहीं रहा। फिर हमारा हो गया सिद्ध समांत काल, जो कि राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने केवल सिंधों और समांतों की रचनाओं को आधार बनाया, जिससे अन्य साहित्य वगैरह छूट जा रहे थे, और इन्होंने जो अपना नाम दिया वो दिया सिंध समांत काल। फिर हमारा हो गया संधि काल और चारण काल, जो कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा, उन्होंने भाषा की संधि और भाट कवियों के आधार पर ये नाम दिया था। यानी अलग अलग कवि ने अलग अलग नाम दिया था। फिर हमारा हो गया आदिकाल, जो हजारी प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा, उन्होंने तर्क दिया कि यह काल बहुत ही व्यापक है, इसमें भक्ति है, वीर है, श्रृंगार है, धार्मिक सभी तत्व मौजूद हैं, इसलिए ये जो है आदिकाल इसका नाम सर्वमान्य लगता है, एक वैलिड लगता है। तो ये देखिए हमारा आदिकाल की नामकरण की समस्या रही थी। फिर दूसरा हो गया मध्यकाल। मध्यकाल की जो नामकरण थी उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है विवादित रहा था। इसमें जो है भक्ति और रीति दोनों मिलता है हमें।
इसे दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया पूर्व मध्यकाल, दूसरा बांटा गया दोस्तों उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल, इसके नाम पर अधिक विवाद नहीं है क्योंकि भक्ति इस युग की निर्विवाद मुख्य प्रवृत्तियां थे, यानी इस काल में भक्ति वगैरह होती थी, इसलिए इस नाम पर कोई भी ज़्यादा विवाद नहीं है। लेकिन हमारा हो गया उत्तर मध्यकाल, ये रीति काल, इसे लेकर बहुत ही मतभेद रहा, बहुत ही अलग अलग मतभेद रहा, विरोध रहा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, यानी सजावट का युग कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इसे श्रृंगार काल कहा, लेकिन आचार्य शुक्ला का रीति काल नाम ही प्रसिद्ध हुआ और इसे ही रखा गया था क्योंकि इस समय लक्षण ग्रंथ यानी काव्य वगैरह कविता वगैरह के नियम लिखने की एक रीति या फिर परंपरा चल पड़ी थी, तो ये हमारा नाम रखा गया था रीति काल। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोस्तों वो भक्ति काल की नामकरण की समस्या है। नीचे है आधुनिक काल, तो इसे शुक्ल जी यानी इसे शुक्ला जी ने गद्य काल कहा क्योंकि पहली बार गद्य वगैरह का प्रभाव कविता से अधिक देखा गया। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इस काल में कविता भी उतनी ही समृद्ध थी, इसलिए आधुनिक काल नाम अधिक उपयुक्त माना गया। ठीक है, यानी पहले तो इसे गद्य काल कहा गया, लेकिन बहुत सारे आलोचक वगैरह, बहुत सारे विद्वान वगैरह, बहुत सारे कवि वगैरह मानते थे कि इस काल में तो कविता भी उतना ही जरूरी है, उतना ही समृद्धि थी, इसलिए इस काल का नाम आधुनिक काल रखा जाए। तो ये हमारे जितने भी काल हैं उन सभी का नाम रखने में हिंदी साहित्य के नामकरण में जो भी नामकरण की समस्या आई थी वो हमने पढ़ लिया। आगे देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तावित ढांचा, इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इसे सुलझाने का प्रयास किया, जो कि आचार्य शुक्ला जी का विभाजन अगर देखा जाए तो संवाद में वीर गाथा काल जो 10,050 से लेके 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और गद्य काल जो है 1900 से अब तक माना जाता है। तो ये आचार्य शुक्ला का विभाजन दिया गया, उनके द्वारा जो बताया गया सो है। डॉक्टर नागेंद्र का विभाजन जो है उन्होंने इसे सदियों के हिसाब से बांटा, यानी जैसे कि 7वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक आदिकाल, जो समझने में बहुत ही अधिक सरल माना जाता है। तो ये लोगों का जो है ना दिया गया नाम वैलिड रहा और चला। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि जो हमारा काल विभाजन है और नामकरण की समस्या, ये बहुत ही मुख्य कारण रहा था। विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण, यानी अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखने, यानी अलग अलग तरीके से देख के अलग अलग नाम दिया करते थे। कोई लेखक वीरता को प्रधानता देता तो कोई भक्ति को। हालांकि नामों को लेकर बहुत थोड़े विवाद रहे, लेकिन अंततः आचार्य शुक्ल का ढांचा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ आदिकाल नाम जो है वो सबसे सटीक माना गया। आज यह समस्या लगभग सुलझ चुकी है और हमें साहित्य को समझने का एक स्पष्ट रास्ता मिल गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आदिकाल, जो हमारा आदिकाल है उसके नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आंसर है कि हिंदी साहित्य की शुरुआती दौर जो कि 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक माना जाता है और इसे ही हम लोग जो है आदिकाल कहते हैं। इसका नामकरण सबसे विवादित रहा था क्योंकि इस समय वीरता भी होती थी, भक्ति भी हुआ करता था, श्रृंगार, ये तीनों तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। इसलिए इस काल का नामकरण में बहुत ज़्यादा विवाद रहा था। अलग अलग विद्वानों ने अपनी सोच के हिसाब से इसे वीरगाथा काल या फिर चारण काल जैसे नाम दिए, लेकिन अंत में आदिकाल नाम ही सबसे सरल और सटीक माना गया। तो ये कारण जो था, क्योंकि इस काल में वीरता, भक्ति, श्रृंगार ये सभी चीज़ें थी, जिसके कारण अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नाम दिया करते थे, लेकिन अंत में आदिकाल नाम दिया गया। चलिए देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख विद्वानों के मत और उसके पीछे के तर्क। तो पहला हो गया हम लोग का वीरगाथा काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा, शुक्ला जी ने इसे यानी इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। उन्होंने इसके पीछे दो प्रमुख तर्क निकाले, दो प्रमुख कारण निकाले कि हम इस कारण से जो है वीरगाथा काल नाम दे रहे हैं। पहला जो था कि उस युग की प्रधान प्रवृत्ति जो थी वीरता ही थी, और दूसरा कारण है कि उसे उस समय के 12 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले जो वीर रस से ओतप्रोत थे।
यानी जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, ये सभी चीज़ मिले थे, जिसके कारण उन्होंने जो है वीर गाथा काल नाम दिया। आलोचना यानी इसके आलोचक कौन कौन थे, कौन कौन लोगों ने इसका विरोध किया। तो आधुनिक शोधों ने सिद्ध किया कि जिन 12 ग्रंथों को शुक्ला जी आधार बनाया, उनमें से कुछ जो है वो बीसल देवरासे हैं जो श्रृंगार प्रधानता है, और जो कुछ जो है वो खुमान रासे जो बहुत बाद की रचनाएं हैं। साथ ही उन्होंने धार्मिक साहित्य को सांप्रदायिक कहकर छोड़ दिया, जिससे इस नाम की व्यापकता कम हो गई। तो ये इसके आलोचक थे, आलोचनक हुई। दूसरा हो गया हम लोग का सिद्ध समांत काल, जो कि पंडित राहुल संकृत्यान के द्वारा दिया गया था। तो राहुल जी ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के बजाय रचयिता और प्रेरक को आधार बनाया। उनका तर्क था कि इस युग के काव्य सृजनात्मकता सिद्ध थे और उनकी रचनाएं भी उसकी रचनाएं का विषय जो था वो समांतर यानी राजा वगैरह था। तो ये इसके कारण उन्होंने जो नाम दिया वो सिंध मंगाल यानी सिंध समांत काल दिया। इसके आलोचना देखा जाए तो यह नाम ऐतिहासिक तो है लेकिन साहित्यिक नहीं है। इसमें नाथों, जैन मुनियों और अमीर खुसरो जैसे स्वतंत्र सेनानियों का साहित्य पूरी तरीका से अपेक्षित हो गया यानी छूटा हुआ। इसलिए इस नाम युग को संपूर्ण साहित्यिक चेतना को नहीं समेट पाता है। ये नाम जो है वो पूरी तरीका से साहित्यिक चेतना को नहीं दर्शा पाता, इसलिए ये नाम वैलिड नहीं रहा। तीसरा हो गया हम लोग का कि संधि काल और चारण काल, जो कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा ये काल का नाम दिया गया था। तो डॉक्टर वर्मा ने आदि काल को 2 भागों में विभाजित किया। पहला था संधि काल, जो कि भाषा और उस अवस्था को बताता है जहाँ अपभ्रंश और हिंदी का मिलन हो रहा है, और दूसरा था चारण काल, उन कवियों को रिलेट करता है, इंगित करता है जो राजाओं को स्तुति किया करते थे। तो ये 2 भागों में बांटा। इसकी आलोचना देखा जाए तो संधि काल शुद्ध रूप से भाषा शास्त्रीय नाम है और चारण काल जो है वो केवल दरबारी कवियों तक ही लिमिट्स है, इसलिए इसमें ना ही जैन साहित्य और ना ही धार्मिक साहित्य के लिए कोई स्थान दिख रही थी, इसलिए ये नाम वैलिड नहीं रहा। फिर चौथा हम लोग का हो जाता है दोस्तों बीजवापन काल, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था ये नाम। तो द्विवेदी जी ने इसे हिंदी साहित्य का प्रारंभिक बीज माना, यानी पहला बीज के रूप में इसे माना था ये नाम को, इसलिए बीजवापन काल कहा। इसकी आलोचना देखा जाए तो विद्वानों का मानना है कि आदि काल का साहित्य शेषवावस्था यानी बचपन में नहीं था। अपभ्रंश की साहित्य परंपरा पहले से ही बहुत ही समृद्ध और बढ़ी हुई थी। अतः इसे केवल बीज बोना कहना उचित नहीं होगा, इसलिए इनका जो नाम दिया गया था द्विवेदी जी का, उसे भी जो है लोगों ने इस सही नहीं माना। पांचवा देखा जाए हम लोग का जो कि आदिकाल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अंततः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम का प्रतिपादन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह नाम किसी एक संकुचित प्रवृत्तियाँ यानी मान लीजिए वीरता या भक्ति वगैरह पर आधारित नहीं है, बल्कि ये जो है वो पूरे काल को दिखा रही है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। इसके सार्थकता देखा जाए यानी कौन कौन लोग जो है इसे सपोर्ट कर रहे थे, तो यह नाम स्वीकार करता है कि यहाँ से हमारी भाषा और विचार की शुरुआत हुई। इसमें वह सभी कुछ शामिल है जो समय लिखा जा रहा था, यानी उस समय जो लिखा जा रहा था, चाहे वह सिद्धों की वानियाँ हो, जैनों के उपदेश हो, वीरता का रासो काव्य हो या फिर खुसरो का लोक साहित्य हो, ये सभी चीज़ दर्शाने का काम करता है हमारा आदिकाल। तो ये सभी हमारा नामकरण के अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत थे जो आदिकाल नाम का था। आगे देखा जाए कि नामकरण की समस्या का प्रमुख कारण क्या रहा, आखिर क्या कारण था जो नामकरण की इतनी समस्याएं आ रही थी। तो पहला कारण हो गया कि भाषा का संक्रमण। इस समय अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का जन्म हो रहा था। कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश काल यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहना चाहते थे, जो कुछ इसे पुरानी हिंदी भी कहा करते थे। ये यानी भाषा का जो है वो विवाद रहा था। दूसरा है विरोधी प्रवृत्तियों का मेल। एक ही समय में योगियों की साधना, भक्ति,
वीरता और मनोरंजन वगैरह साथ साथ चल रहे थे, जिनके कारण लोग समझ नहीं पा रहे थे, विद्वान समझ नहीं पा रहे थे, कवि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या नाम सही रहेगा। इसलिए लोग अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे रहे थे। तीसरा हो गया राजनीतिक विकेंद्रीकरण। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, जिससे कोई एक राष्ट्र प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई, कोई एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई। तो ये सभी नामकरण की समस्याएं थी। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है साथियों कि आदि काल के नामकरण का विवाद यह दिखाता है कि इस युग का साहित्य बहुत ही विविध था। जहां शुक्ला जी ने केवल वीरता को देखा, वहीं अन्य विद्वानों ने धर्म और समाज वगैरह को भी महत्व दिया। अंततः आदि काल नाम सबसे सही सिद्ध हुआ, क्योंकि यह किसी एक विशेषता को थोपने के बजाय यह पूरे दौर वगैरह को हिंदी साहित्य का एक मजबूत शुरुआत के रूप में स्वीकार करने का काम करता है। तो ये हमारा आदि काल के नामकरण की समस्या जो थी वो थी। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी आदिकाल साहित्य का जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसका हमें वर्णन करना है। आंसर लिखा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के सबसे शुरुआती समय को आदिकाल कहा जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 1050 ईस्वी से मानी जाती है। यह वो समय था जब भारत के राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और वे आपस में युद्ध वगैरह किया करते थे। इस काल के साहित्य में मुख्य रूप से राजाओं की वीरता की कहानियाँ, युद्ध वगैरह का वर्णन और प्रेम कथाएं वगैरह लिखी गई। साथ ही इसी समय से हिंदी भाषा के रूप धीरे धीरे निखरना शुरू हुए। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ साथियों, यानी हमारा आंसर बोल रहा है कि जो हिंदी साहित्य की शुरुआत है, शुरुआती समय को ही आदिकाल कहा गया है, क्योंकि इसका शुरुआत जो है वो 1050 ईस्वी से मानी जाती है। और ये समय वो समय था जब राजा वगैरह जो है अपना शासन किया करते थे, आपस में युद्ध वगैरह किया करते थे। तो उन्हीं सभी को लेके वीरता की कहानी लिखी जाती थी, युद्धों का वर्णन हुआ करता था, प्रेम कथाएं वगैरह लिखी जाती थी। और यहीं से हमारा जो है वो हिंदी भाषा की धीरे धीरे शुरुआत भी हुई थी। आगे देखेंगे कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो पहला प्रवृत्तियां हो गई वो है वीर रस की प्रधानता। आदिकाल के साहित्य में वीरता सबसे प्रमुख प्रवृत्तियां थी। राजाओं को वीर दिखाना और उसके पराक्रम वगैरह का वर्णन करना कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा करता था। कवियों के मर मिटने, बलिदान देने और शत्रुओं को धूल चटाने वाली कविताओं की रचनाएं पृथ्वीराज रासो इसका प्रमुख प्रमाण है। यानी इस काल में दोस्तों वो वीरता इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी, क्योंकि जो भी राजा वगैरह जीतते थे, जिनकी भी वीरता वगैरह दिखाना रहती थी, तो वो सभी चीज़ें जो है कवि वगैरह दे, इसके प्रमुख उद्देश्य यही था इस काल की कि जो भी कवि वगैरह मर मिट रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, शत्रु वगैरह को धूल चटा रहे हैं, तो उन सभी के बारे में रचना करना। आगे हमारा दूसरा प्रवृत्तियां है वो है दोस्तों कि युद्धों का, यानी युद्ध वगैरह जो होता है उसका सजीव और प्रत्यक्ष वर्णन करना। उस समय के कवि केवल कलम से ही नहीं बल्कि तलवार की में भी घनी थे। वे राजाओं के साथ युद्ध में मैदान में जाते थे। यानी वो कवि वगैरह क्या किया करते थे, सिर्फ कलम से जो है कविता नहीं लिखते थे, बल्कि तलवार लेके राजा वगैरह के साथ युद्ध के मैदान में भी जाया करते थे। उन्होंने अपनी आंखों से लड़ाइयाँ भी देखी थी, इसलिए उनके साहित्य में युद्ध का वर्णन इतना असली लगता है, जैसे वह हमारी आंखों के सामने हो रहा है। घोड़े वगैरह की दौड़ हो गया, हथियारों की चमक हो गया और योद्धाओं वगैरह का हुंकार, ये सभी चीज़ जो है वो बारीकी से लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वे लोग जो है युद्ध के मैदान में भी जाया करते थे तलवार लेके, सिर्फ कलम से नहीं लिखा करते थे। अगला तीसरा है दोस्तों हमारा कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उन्हीं पर निर्भर भी रहा करते थे, इसलिए वे अपने राजा को खुश करने के लिए उनकी झूठी सच्ची प्रशंसा भी किया करते थे। वे अपने राजा वगैरह को महान योद्धा और शत्रुओं को कायर दिखाने का काम करते थे कविता के माध्यम से। इस प्रशंसा के पीछे अक्सर धन और सम्मान पाने की इच्छा हुआ करती थी। यानी जो कवि थे वो राजा वगैरह के दरबार में रहा करते थे, उनकी वीरता का गीत गाते थे, उनके वीरता को लिखते थे। ठीक है, झूठ सच जो भी हुआ, लेकिन अपने राजा को खुश करना है।
क्योंकि उसके पीछे उन्हें धन मिलता था, सम्मान मिलता था, तो ये सभी के कारण वो ये करते थे। आगे चौथा हो गया कि श्रृंगार रस की चित्रण, श्रृंगार रस का चित्रण। तो यादी काल में वीरता के साथ साथ प्रेम का भी बहुत ही गहरा पूट था। अक्सर युद्ध किसी सुंदर राजकुमारी को पाने के लिए ही होते थे। कवियों ने नायिकाओं के रूप उनके श्रृंगार और राजाओं के प्रेम विवाहों को बहुत ही सुंदर और विस्तार से वर्णन करने का भी काम किया है। यानी इस समय क्या हुआ करता था, जो लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी वो राजकुमारी वगैरह को पाने के लिए हुआ करता था यादी काल में। पांचवा हो गया दोस्तों हमारा कि संकुचित राष्ट्रीयता। उस समय के साहित्य में भारत माता जैसी कोई भावना नहीं थी। राजाओं के लिए उसका छोटा सा राज्य ही उसका देश था। वे अपने पड़ोसी भारतीय राजाओं को अपना शत्रु मानते थे, यानी दुश्मन मानते थे। इसी कारण कवियों ने केवल अपने राजा के राज्य के प्रति वफादारी दिखाई, पूरे राष्ट्र के प्रति नहीं। तो ये उस समय चलता था यादी काल के समय में। अगला छठा हो गया साथियों कि कल्पना की अधिकता और ऐतिहासिकता की कमी। यादी काल के पात्र तो असली राजा थे, लेकिन उसके बारे में लिखी गई घटनाएं बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, यानी रियल नहीं है। कवियों ने चमत्कार दिखाने के चक्कर में इतिहास को पीछे छोड़ दिया। तारीखों और घटना जैसे अक्सर इतिहास में मेल नहीं खाती, इसलिए इन ग्रंथों को पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता है। यानी क्या करते थे कवि वगैरह, अपने राजा को, यानी जिस दरबार में रहते थे उस राजा को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, चमत्कार दिखाने के चक्कर में इतिहास को छोड़ देते थे। तो ये सभी रहा था प्रवृत्तियाँ। आगे सातवां हो गया कि रासो ग्रंथ की रचना। इस काल में रासो शब्द वाली रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय हुई। रासों का अर्थ है कि उन ग्रंथों से था जिसमें किसी महान व्यक्ति का जीवन और उसकी वीरता बताई जाती हो, जैसे खुमान रासो हो गया, बिसलदेव रासो हो गया, हमीर रासो हो गया। तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, तो रासो ग्रंथ का जो है रचना बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। आगे आठवां है दोस्तों कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। कवियों ने अपनी बात कहने के लिए खास भाषाओं का सूचना किया। जब वे वीरता की बात करते तो डिंगल यानी कठोर भाषा का प्रयोग किया करते थे, और जब वे प्रेम वगैरह का बात किया करते थे तो पिंगल यानी कि मधुर भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो ये सभी प्रवृत्तियां हैं हमारा। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि यादी काल साहित्य युद्धों के शौर्य और राजाओं के वैभव की कहानी है। हालांकि इस काल की रचनाओं में ऐतिहासिक सच्चाई थोड़ी कम और कवियों की कल्पना ज़्यादा मिलती है, यानी सच बहुत कम और कल्पना वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलता है। फिर भी यह हिंदी साहित्य की वह मजबूत नींव है जिसने हमें वीरता का आदर्श और भाषा का प्रारंभिक रूप दिया। यह काल शौर्य और प्रेम के अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे साथियों, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य का विशेषताओं का वर्णन करना हमें, यानी इन सभी के बारे में लिखना। तो यादी काल में जहाँ एक और राजा वगैरह की वीरता का वर्णन हुआ करता था, यानी रासो काव्य वगैरह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जो है वो धर्म का एक गहरी धारा भी बह रही थी, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के न केवल हिंदी भाषा को विकसित किया बल्कि समाज को नैतिकता और साधना का मार्ग भी दिखाने का ये सभी साहित्य किया था, यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य वगैरह। आगे एक एक करके हम तीनों के बारे में देखते हैं। तो पहला हो गया सिद्ध साहित्य, जो कि विद्रोह और अंत का साधन, ठीक है, अंत साधन। बौद्ध धर्म की वृज्रयान शाखा से सिद्ध का उदय हुआ था, यानी बौद्ध धर्म के वृज्रयान शाखा से इसका उदय हुआ था। इनकी संख्या 84 मानी गई है। इसमें सरहप्पा को प्रथम सिद्ध और हिंदी का पहला कवि भी माना गया, यानी जो सरहप्पा है उसे प्रथम सिद्ध और पहला कवि भी माना गया। प्रमुख विशेषता देखा जाए दोस्तों, तो पहला विशेषता हो गया कि महासुखवाद की स्थापना। सिद्धों ने माना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार त्यागने की नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक सुख के चरम बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो ये माना सिद्धों ने। दूसरा क्या माना, दूसरी विशेषता है कि ब्राह्मणवाद और पाखंड वगैरह का विरोध। सिद्धों ने वेदों, यज्ञों और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। सरहप्पा ने लिखा कि ब्राह्मण ना जानते ही भेदू, यानी अर्थात ब्राह्मण भी सत्य को नहीं जानते, ऐसा उन्होंने लिखा, सरहप्पा ने लिखा।
फिर अगर देखा जाए तो गुरु महिमा, सिद्धों ने यहाँ गुरु की स्थान को सर्वोच्च माना है, गुरु का स्थान सर्वोच्च है ऐसा माना है। उनके अनुसार बिना गुरु के ज्ञान का दीपक नहीं जल सकता है, तो ये इनकी विशेषता में से एक है। आगे हो गया संध्या भाषा शैली, इसकी भाषा में प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ऊपर से कुछ और अर्थ दिखता है और भीतर कुछ और रहता है, यानी ऊपर से कुछ और दिखता है लेकिन उसका जो अर्थ है यानी भीतर से वो कुछ और रहस्य वगैरह छिपा रहता है। तो ये आगे हो गया पंचमकार की साधना, इन्होंने अपनी साधना में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन वगैरह को स्थान दिया, जिसके कारण बाद में इसे विकार भी आए थे। तो ये हमारा था पहला सिद्ध साहित्य। दूसरा हो गया नाथ साहित्य दोस्तों, जो है संगम और हठ योग माना जाता है इसमें, ठीक है, संयम और हठ योग। तो चलिए देखते हैं, समझेंगे कि जब सिद्ध साहित्य में भोग विलास और विकृतियां वगैरह बढ़ गई तो उसके सुधार के रूप में नाथ पथ वगैरह का युद्ध हुआ, यानी उदय हुआ, ठीक है, इसका उदय हुआ, इसका राइज हुआ। इसके वास्तविक प्रवर्तक जो है गोरखनाथ थे। नाथों की संख्या रहती थी 9, यानी नाथों की संख्या थी 9। प्रमुख विशेषताएं देखा जाए तो हठ योग की प्रधानता, नाथों ने ह यानी कि सूर्य और ठ यानी कि चंद्र के योग को हठ योग की साधना की। उन्होंने शरीर की नाड़ियाँ जिसमें इंडा, पिंगला, सुषुम्ना और चक्रों वगैरह के साधने वगैरह पर बल दिया। नारी को पूर्ण त्याग, सिद्धों के भोगों के जवाब में नाथों ने योग को अपनाया। उन्होंने नारी को साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी, यानी इन्होंने माना कि जो नारी है वो साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में है। कनक कामिनी विष के बेली, ये उन्होंने कवि में लिखा गया उनके द्वारा। फिर आगे देखा जाए शून्यवाद और निरंजन की उपासना, ये निराकार ईश्वर को मानते थे जिसे ये अलख निरंजन कहा करते थे, यानी अलख निरंजन कहा करते थे नाथ। फिर हो गया लोक मर्यादा का पालन, सिद्धों की स्वच्छता और विपरीत नाथों की आचरण की शुद्धता और इंद्रिय ग्रह, यानी अपने इंद्रिया वगैरह को कंट्रोल पर जोर दिया गया है इसमें। फिर है साहित्यिक प्रभाव, इसकी उलट बौसियाँ और तीखी वाणी आगे चलकर कबीर दास के साहित्य वगैरह का आधार बनी थी। फिर हमारा तीसरा जो है दोस्तों वो है जैन साहित्य के बारे में, जिसमें नैतिकता और धर्म का प्रचार हुआ था। तो जैन कवियों ने हिंदी के प्रारंभिक रूप में सबसे अधिक और व्यवस्थित साहित्य लिखा। यह साहित्य मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के व्यापारिक केंद्रों में फला फूला। इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो पहला विशेषता हमारा कि उपदेशनात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, उपचारात्मक। जैन साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जैन धर्म के 5 महाव्रत जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह का पालन करना था। काव्य रूपों की विविधता देखा जाए तो इसमें 3 शैलियों में साहित्य लिखा गया। पहला हो गया रास, यानी जिसमें नृत्य और संगीत के साथ धार्मिक उपदेश वगैरह। फिर हो गया फागु, जो वसंत ऋतु के उत्सवों के माध्यम से नैतिकता को दिखाना। फिर है चारित, महापुरुषों के जीवन का वर्णन। तो ये 3 मार्गों के माध्यम से, 3 शैलियों के माध्यम से साहित्य लिखा। आगे है ऐतिहासिक और सुरक्षा, अन्य आदिकालीन साहित्यों के तुलना में जैन साहित्य अधिक सुरक्षित और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित वगैरह भी है। अहिंसा और जीव दया, इसमें पशु बलि और युद्धों वगैरह का विरोध और दया और प्रेम का संदेश भी दिया गया है। प्रमुख कवि देखा जाए तो स्वयंभू, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में माने जाते हैं। फिर दूसरा हो गया पुष्पदंत और हेमचंद्र इस धारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इन सभी का जो साहित्यिक महत्व है वो क्या है, तो पहला हो गया भक्ति काल की नींव। इन साहित्यों ने कबीर और तुलसी जैसे महान कवियों के लिए रास्ता बनाया। कबीर की साधना और निगुण भक्ति वगैरह का आधार जो है वो नाथों का साहित्य में ही मिलता है, नाथों का साहित्य ही था। दूसरा हो गया भाषा का विकास, इन्होंने अपभ्रंश से निकलकर शुरुआती हिंदी वगैरह को जन्म दिया। खड़ी बोली और अवधी भाषा की शुरुआती रूप भी यहीं से मिलते हैं। तीसरा हो गया दोस्तों कि दोहा चौपाई का जन्म। आज जो हम
दोहा और चौपाई छंद वगैरह पढ़ते हैं, इसका सबसे पहला और सुंदर प्रयोग इन्हीं कवियों ने शुरू किया था। चौथा जो है महत्व वो है समाज सुधार। सिद्धों और नाथों ने जाति पाति और दिखावे का विरोध करके साहित्य वगैरह को समाज सुधार वगैरह से जोड़ने का काम किया था। पांचवा दोस्तों वो है विविधता। इन्होंने साहित्य को केवल राजाओं की प्रशंसा से निकालकर धर्म, दर्शन और नैतिकता तक पहुंचाने का काम किया। तो ये सभी जो हमारा वो साहित्यिक महत्व। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य ने हिंदी भाषा को संवारा और भक्ति काल के लिए जमीन तैयार किया। इन्होंने समाज को नैतिकता सिखाई और साहित्य को राजाओं के दरबार से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर छठा है कि रासो काव्य परंपरा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रासो काव्य परंपरा के बारे में देखेंगे, फिर इसका वर्णन करेंगे हम लोग। आंसर है कि आदिकाल में राजाओं के दरबार में रहने वाली कवियों ने अपने राजाओं की वीरता और उसके युद्ध पर जो कविताएं लिखी उसे ही हम लोग रासो काव्य कहते हैं। यानी आदिकाल के समय में जो भी कवि अपने राजा के दरबार में रह के उनकी वीरता और उनके युद्ध वगैरह के बारे में जो कविता लिखते थे उसे ही हम लोग रासो काव्य के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो लिखा है दोस्तों कि यह वह साहित्य है जिसमें राजाओं को महान योद्धा और नायक दिखाकर उसकी बहादुरी वगैरह की कहानियां सुनाई गई है। पृथ्वीराज रासो इस परंपरा का सबसे प्रसिद्ध वगैरह उदाहरण के रूप में ये है। अब ये जो रासो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है वो हमें देखेंगे। तो पहला हो गया वीर एवं श्रृंगार रस का मेल है इसमें। रासो साहित्य में वीर रस मुख्य है क्योंकि कवियों का मुख्य उद्देश्य राजाओं के युद्ध कौशल वगैरह का वर्णन करना था, लेकिन इन युद्धों के कारण अक्सर प्रेम और विवाह होता था, इसलिए इसमें श्रृंगार रस जिसमें नायिका भेद, नख सिख वर्णन वगैरह भी साथ साथ चलता था। फिर दूसरा हो गया साथियों हमारा दूसरा जो विशेषता है वो है युद्धों का सजीव और वास्तविक वर्णन। रासो काव्यों की सबसे बड़ी शक्ति युद्धों का सजीव चित्रण है। चारण कवि लेखक केवल लेखक नहीं थे, चारक कवि जो थे वो सिर्फ लेखक नहीं थे, वे युद्ध के समय राजा के साथ रणभूमि में भी जाया करते थे। उन्होंने तलवारों की झंझार, घोड़े की टोपी, टांपों और सैनिकों की उत्साह वगैरह को अपनी आंखों से देखा था, जिसे उन्होंने शब्दों में जीवित कर दिया, यानी शब्दों में लिखने का काम किया। तो ये इसकी विशेषता थी। तीसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। ये कवि जिन राजाओं के दरबार में रहते थे उन्हें खुश करने के लिए उसकी वीरता का बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया करते थे। कवि अपने राजा को ईश्वरीय अवतार और अप्राच्य योद्धा वगैरह के रूप में प्रस्तुत करते थे कि मेरा राजा ऐसा है वैसा है, तो ये दिखाते थे। भले ही वह ऐतिहासिक रूप से उतना शक्तिशाली ना रहा हो, फिर भी जो कवि है वो अपने राजा को महान दिखाया करते थे, उनकी वीरता, उनकी जो है युद्ध वगैरह को दिखाया करते थे। चौथा हो गया ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण। रासो ग्रंथ में ऐतिहासिक व्यक्ति जैसे पृथ्वीराज चौहान, हामिर देव वगैरह का नाम तो मिलते हैं, लेकिन उनकी जीवन की घटनाओं और तिथियों में ऐतिहासिक सच्चाई की कमी है, यानी ऐतिहासिक सच्चाई थोड़ा कमी है उसकी। ठीक है, कवियों के चमत्कार पैदा करने के लिए कल्पना और मिथकों का इतना प्रयोग किया गया है कि ग्रंथ इतिहास कम और कविता अधिक बन गए, यानी ये इतिहास लगता ही नहीं है, इतना प्रयोग किया गया कल्पना का, तो चमत्कार वगैरह का। तो ये सभी चीज़ें। पांचवा हो गया हमारा दोस्तों वो है संकुचित राष्ट्रीयता। इन काव्यों में देश का अर्थ पूरा भारत से ना होकर केवल अपने छोटे राज्य तक सीमित था। यानी उस समय क्या हुआ करता था, देश का मतलब पूरा भारत नहीं है, देश का मतलब जो है वो जो भी राजा है जो अपने इलाके में रहते हैं, अपने राज्य में रहते हैं, वही उसका देश हुआ करता था। पड़ोसी भारतीय राज्य को शत्रु समझना और आपसी संघर्ष वगैरह का गौरववान वगैरह करना इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां रही थी। इसमें उस व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था जो देश के विदेशी शत्रुओं वगैरह के विरुद्ध एकजुट करती थी। तो ये सभी चीज़ों का अभाव था। छठा है दोस्तों हम लोग का
कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। रासो साहित्य दो प्रमुख शैलियों को मिलाकर बना है। पहला हो गया डिंगला, वीर रस के लिए राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग जो सुनने में ओजपूर्ण और कठोर होती थी। दूसरा हो गया पिंगल, जो कि श्रृंगार रस के लिए ब्रिज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग जो मधुर और कर्णप्रिय हुआ करती थी। तो ये दो प्रमुख शैलियों से मिलकर बना हुआ है ये हमारा रासो साहित्य। आगे सातवां देखा जाए दोस्तों कि छंदों की विविधता। रासो ग्रंथों में छंदों का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। इसमें दोहा हो गया, रोला हो गया, छप्पय हो गया, तोमर, पदरी और आर्य जैसे अनेक छंद वगैरह मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में तो छंदों की इतनी बार परिवर्तन हुआ है कि छंदों का अजायब घर कहा गया है, यानी इसे जो है छंदों का अजायब घर भी कहा गया है जो हमारा पृथ्वीराज रासो जो है उसमें। ठीक है, आगे प्रमुख रासो ग्रंथ और इसके कवि कौन कौन है वो देखेंगे। तो पहला जो प्रमुख है वो है पृथ्वीराज रासो। इसके कवि जो है वो चंद्रबरदाई जो कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। दूसरा हो गया बिसल देव रासो जो है नरपति नाल जो कि श्रृंगार के प्रधान माने जाते हैं। फिर है परमाल रासो जो है जगनिक आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है ये। फिर है खुमान रासो जो है दलपति विजय। तो ये चार प्रमुख रासो हैं और उसके प्रमुख कवि हैं। आगे निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है साथियों कि रासो काव्य उस समय के राजाओं की बहादुरी और उसके प्रेम की कहानियां हैं। हालांकि इसमें ऐतिहासिक सच्चाई बहुत ही कम है और कवियों की कल्पना बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी ये रचनाएं हमें उस दौर के शौर्य और वीरता से परिचित कराने का काम करती है। यह हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जोशीली और महत्वपूर्ण काव्य परंपरा में से एक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और इम्पोर्टेंट भी था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि हमारा जो भक्ति आंदोलन है उसका अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी। यह आंदोलन दक्षिण भारत के मंदिरों से शुरू होकर उत्तर भारत के मैदान तक ऐसी लहर की तरह फैला जिसमें भाषा, जाति और प्रांत वगैरह की दीवार वगैरह को ढा दिया। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म को पंडितों के चंगुल से निकालकर आम आदमी की सरल भाषा और समझ में लाना था। इसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर एक साझा भारतीय पहचान की नींव रखी। यानी जो हमारा ये भक्ति आंदोलन जो मध्यकालीन भारत का सबसे सांस्कृतिक क्रांति के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दौरान जो क्या हुआ करता था, जो भारत के मंदिर वगैरह से ये शुरू हुआ और ये भारत के मैदान वगैरह तक ये इसका लहर फैला, जिसमें भाषा, जाति, प्रांत वगैरह की दीवार सब चीज़ को मिटा दिया गया। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो धर्म जो है वो पंडितों के चंगुल से जो था उसे निकालकर आम आदमी के लिए सरल भाषा में समझ में लाने योग्य बनाना था। इसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर एक साझा भारतीय पहचान रखने की नींव रखी। एक एक करके देखेंगे। पहला देखेंगे भौगोलिक एकता और इसका प्रसार। तो भक्ति का बीज दक्षिण भारत में फूटा और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप वगैरह में वट वृक्ष की जैसा धीरे धीरे सब फैल गया। दक्षिण भारत का इसमें क्या योगदान था, यानी दक्षिण का क्या योगदान था। तो 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच अलवार और नैनार संतों ने भक्ति को एक लोकप्रिय जन आंदोलन बनाया। इन्होंने मंदिर केंद्रित धर्म को आम आदमी की भावना से जोड़ने का काम किया। तो ये दक्षिण की योजना हमारा जो योगदान है। फिर है उत्तर भारत में आगमन कैसे हुआ। तो 14वीं शताब्दी जो हमारा 14वीं शताब्दी है उसके आसपास स्वामी रामानंद दक्षिण से भक्ति की परंपरा को उत्तर भारत लेकर आए। उन्होंने धर्म के द्वार सभी जातियों के लिए खोलने का काम किया। इसका क्षेत्रीय विस्तार देखा जाए, यानी कहाँ से कहाँ तक फैला है, किसने किया है। तो पूर्व में देखा जाए तो महाप्रभु चैतन्य के द्वारा जो कि बंगाल में, शंकर देव के द्वारा असम में। पश्चिम में देखा जाए ज्ञानवेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुक्काराम ये सब महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता जो कि गुजरात में। फिर हमारा उत्तर प्रदेश में देखा जाए यानी उत्तर पश्चिम में तो ये हमारा गुरु नानक देव जो कि पंजाब में और मीराबाई जो है वो राजस्थान में। तो ये हमारा क्षेत्रीय विस्तार था।
दूसरा देखा जाए साथियों हमारा कि दार्शनिक एकता क्या थी। तो अखिल भारतीय स्वरूप का एक मुख्य आधार दार्शनिक एकता थी। भले ही संत वगैरह की उपासना पद्धति अलग थी, जिसमें कुछ लोग सिगुण, कुछ लोग सगुण, कुछ लोग निर्गुण भक्ति को मानते थे, लेकिन उसके दर्शन का मूल तत्व समान ही थे। जिसमें पहला हो गया अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य जैसे आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने का काम किया, जिसने पूरे देश के बुद्धिजीवियों और जन साधारण को प्रभावित करने का भी काम किया। दूसरा है एकेश्वरवाद। कबीर के निगुण प्रवाह से लेकर तुलसी के सगुण राम तक सभी संतों ने एक ही परम सत्ता पर जोर देने का काम किया था। तो ये हमारा जो है वो दार्शनिक एकता थी। तीसरा देखा जाए तो सामाजिक और क्रांतिकारी स्वरूप देखा जाए तो भक्ति आंदोलन ने जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर विभाजित भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, जिसमें जाति प्रथा पर प्रहार किया। भक्ति ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। ये कहानी के माध्यम से, ये पंक्ति के माध्यम से उन्होंने जाति प्रथा वगैरह को खत्म करने या फिर उसके विरोध में जाके जो है इसे खत्म करने का प्रयास किया। इसमें निम्न जातियों वगैरह को संत, यानी जिसमें रैदास हो गया, कबीर हो गया, नामदेव वगैरह को प्रमुखता से उभरे, जिससे पूरे भारत में वंचित वर्गों को आत्मसम्मान के लिए भी जागा गया, आत्मसम्मान भी जागा। फिर नारी चेतना, दक्षिण की अंडाल से लेकर उत्तर की मीराबाई और कश्मीर की ललगद तक इस आंदोलन ने स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक अभिव्यक्ति का अधिकार भी देने का काम किया। फिर हमारा चौथा देखा जाए साथियों कि भाषाई और साहित्यिक समन्वय। भक्ति आंदोलन ने भारतीय भाषाओं के इतिहास में स्वर्ण युग वगैरह का निर्माण किया, लोक भाषा का उत्थान हुआ। संतों ने संस्कृत के बजाय अवधी, ब्रज, मैथिली और मराठी, पंजाबी, बंगाली और गुजराती जैसी भाषा वगैरह को अपनाया। ठीक है, यानी इन सभी भाषा वगैरह को अपनाने का काम किया। फिर है सांस्कृतिक सेतु। भाषा को भिन्नता के बावजूद, यानी भाषा वगैरह की इतनी भिन्नता होने के बावजूद भाव वगैरह यानी फीलिंग वगैरह की एकता ने भारत को भाषाई रूप से जोड़ने का काम किया। पंजाब में रचित गुरु ग्रंथ साहिब में महाराष्ट्र के संत नामदेव और उत्तर भारत के संत कबीर की वाणियों वगैरह का संकलित होना इस अखिल भारतीय भाषाई एकता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। पांचवा हमारा हो गया कि समन्वयवादी संस्कृति। इस आंदोलन ने केवल हिंदुओं को नहीं बल्कि भारतीय समाज के सभी अंगों वगैरह को प्रभावित करने का काम किया, जिसमें भक्ति और सूफी मत, भक्ति संतों और सूफी संत के बीच प्रेम और मानवता वगैरह के मुद्दे पर एक गजब का सामंजस्य दिखा, जिसने भारत में साझा संस्कृति वगैरह को भी जन्म देने का काम किया। आगे हो गया धार्मिक कट्टरता का विरोध। संतों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों वगैरह और धर्म कांडों वगैरह पर प्रहार किया, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौंदर्य वगैरह बढ़ा, सब मिलजुल कर रहने लगे। तो ये काम किया गया था। आगे छठा हो गया हमारा दोस्तों कि है राष्ट्रीय चेतना का जागरण। विद्वानों का तर्क है कि आधुनिक राष्ट्रवाद की जड़ें भक्ति आंदोलन में देखी जा सकती है, जिसमें तीर्थ यात्राओं और संतों के देशव्यापी भ्रमण ने देश को भौगोलिक सीमाओं को आम आदमी की चेतना में अंकित करने का काम किया। आगे देखेंगे तो लिखा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन ने ही पहली बार भारतीय जनमानस को एक जाति के रूप में संगठित होने का अवसर देने का भी काम किया। तो ये सभी जो हमारा वो दोस्तों भक्ति आंदोलन की प्रमुख अखिल भारतीय रूप है। निष्कर्ष देखा जाए तो भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय दीवारों को गिराकर एक अखिल भारतीय मानसिक धरातल तैयार किया। इसने देश की भाषा, जाति और प्रांतों में बंटने से बचाया, एक ऐसी सांस्कृतिक एकता प्रदान की जिसने आगे चलकर आधुनिक भारत का निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये हमारा भक्ति आंदोलन का ऊपर था क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भक्तिकालीन साहित्य की
दार्शनिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है हमें। तो चलिए देखेंगे कि भक्तिकालीन साहित्य की जड़ें भारत के महान दर्शन में है। यह साहित्य केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों के विचारों का काव्यात्मक रूप है। इन दार्शनिक सिद्धांतों ने ही यह आधार तय किया कि ईश्वर कैसा है और उसे पाने का सही रास्ता का ज्ञान क्या है, यानी सही रास्ता ज्ञान है, कर्म है या फिर प्रेम है, ये सभी चीज़ों को ये दिखाने का काम किया। सरल शब्दों में देखा जाए तो दर्शन वह बीज था जिसने भक्ति काल रूपी वृक्ष वगैरह पैदा हुआ था इसमें। यानी ये जो हमारा है भक्तिकालीन साहित्य का दार्शनिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो इसमें हमारे बड़े बड़े आचार्य वगैरह जो कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे इन सभी का विचार था इसमें। इन्होंने जो है दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से बताया कि ईश्वर कैसा है, उसे पाने की सही रास्ता क्या है। तो ये सभी चीज़ें चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया अद्वैतवाद और निर्गुण काव्य धारा, जो कि शंकराचार्य का प्रभाव। यादि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद भक्ति काल की निगुण ज्ञानाशयी शाखा यानी संत काव्य वगैरह का वैचारिक आधार बना था ये। जिसमें दार्शनिक पक्ष देखा जाए तो शंकराचार्य के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। उन्होंने ज्ञान को ही मोक्ष का एकमात्र साधन माना और संसार को माया या फिर ब्रह्म वगैरह कहकर उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, ये हमारा शंकराचार्य जी ने किया था। फिर है साहित्यिक प्रभाव, इसका देखा जाए तो संत कबीर ने इसी दर्शन को अपनाया। कबीर ने यहाँ ब्रह्मा निराकार है और घट घट में व्यक्त है। कबीर की माया और शून्य की अवधारणा शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ही निकली है। कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, यह पूरी तरह अज्ञातवाणी चिंतन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो साहित्यिक प्रभाव था यानी इसी दर्शन को फॉलो किया था कबीर जी ने। फिर हमारा दूसरा हो गया विशिष्टाद्वैतवाद और सगुण भक्ति, सगुण राम भक्ति, जो कि रामानुजाचार्य का प्रभाव था। शंकराचार्य के कठोर ज्ञान मार्ग के जवाब में रामानुजाचार्य ने भक्ति को दार्शनिक प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। इसका दार्शनिक जो पक्ष है, उन्होंने माना कि जीव और जगत ब्रह्मा से अलग नहीं है, बल्कि उनके ही अंग हैं। ब्रह्मा सगुण है और करुणा का सागर है। तो ये हमारा जो है वो रामानुजाचार्य ने माना। इसका साहित्यिक प्रभाव देखा जाए तो वो क्या हुआ, तो स्वामी रामानंद ने इसी दर्शन को उत्तर भारत में फैलाने का काम किया, जिससे तुलसीदास प्रेरित हुए। तुलसीदास के राम यानी यज होकर भी भक्ति के प्रेम के वश में होकर अवतार लेते हैं। विशिष्टाद्वैत ने ही लोक मंगल और मर्यादा की भावना वगैरह को जन्म दिया, क्योंकि संसार को ईश्वर का अंश मानकर उसकी सेवा करना ही धर्म माना गया। तो ये हमारा जो है वो रामानुजाचार्य का प्रभाव था। तीसरा देखा जाए वो है शुद्धाद्वैतवाद और कृष्ण काव्य, जो है वल्लभाचार्य का प्रभाव देखा जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा का पूरा महल वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग पर खड़ा है। इसका दार्शनिक पक्ष देखा जाए साथियों तो वो लिखा है कि वल्लभाचार्य ने माया का खंडन किया और कहा कि जगत ब्रह्मा का ही शुद्ध रूप है। उन्होंने पुष्टि को सर्वोपरि माना, यानी ईश्वर वगैरह की कृपा को सबसे ऊपर माना। उसके अनुसार साधना से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से ही जीव का कल्याण होता है। ये हमारा जो है वल्लभाचार्य जी के द्वारा इनके द्वारा माना गया। इसका साहित्यिक प्रभाव क्या हुआ वो देखिए, तो सूरदास और अष्टछाप के कवियों ने इसी दर्शन को आधार भी बनाया। पुष्टि मार्ग के कारण ही कृष्ण की बाल लीलाओं और राग सेवा, संगीत व कला वगैरह का माध्यम से पूजा वगैरह करने की जो साहित्य है उसका विस्तार भी हुआ। सूरदास की भक्ति यानी सख्य भाव वगैरह मित्रता की है, जो इसी दर्शन की भी देन वगैरह भी है। तो ये हमारा था, ठीक है, वल्लभाचार्य का। आगे को चौथा जो है वो है दोस्तों द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, जो मध्वाचार्य और
निम्बकाचार्य के द्वारा, देतावाद जो है मध्वाचार्य, इन्होंने ईश्वर और जीव के बीच अंतर बताया। इन्होंने साहित्य में दैन्य भाव और शरणागति की भावना प्रबल हुई, भक्ति खुद को ईश्वर का दास समझने लगा। तो ये था हमारा। फिर हमारा है देतादेतवाद जो है निम्बकाचार्य, इन्होंने माना कि जीव जो है वो ईश्वर से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी, मतलब ईश्वर से अलग भी हैं और अलग नहीं भी है। इस दर्शन ने राधा कृष्ण की युगल उपासना और मधुर भाव वगैरह की भक्ति को जन्म देने का काम किया, जो बाद में रीति काल तक पहुंच चुकी थी, रीति काल तक विस्तृत हुई थी, विस्तार हुआ था। फिर हमारा पांचवा है साथियों, वो है सूफी दर्शन या फिर तसव्वुफ प्रेमारासी शाखा। निगुण प्रेमाश्री काव्य जैसे कि जयासी का पदवत भारतीय और विदेशी ईरानी दर्शन की अनूठा मेल माना जाता है, जिसका दार्शनिक पक्ष देखा जाए तो सूफी दर्शन में ईश्वर को मासूक यानी स्त्री रूप और भक्ति को आशिक यानी पुरुष रूप से माना गया है। यहाँ ज्ञान के बजाय इश्क को सत्य तक पहुँचाने का जरिया माना गया है। इसके द्वारा इसका साहित्यिक प्रभाव देखा जाए तो जायसी ने भारतीय कठ योग और सूफी मत को मिलाकर प्रेमाख्यानक काव्य रचे। यहाँ नायक का अपनी नायिका के लिए तड़पना, दरअसल आत्मा का परमात्मा के लिए विग्रह वगैरह होना, ये तो ये दिखाया गया पांचवा। छठा आगे देखा जाए दोस्तों तो लिखा है कि नाथ और सिंध संप्रदायों का प्रभाव। भक्ति काल के संतों विशेषकर कबीर और नानक पर गोरखनाथ के नाथ पंथ का गहरा असर हुआ था, जिसका दार्शनिक पक्ष है कि उन्होंने शरीर के भीतर स्थित चक्र वगैरह यानी कुंडलियां वगैरह को जागृत करने और सहज समाधि पर बल वगैरह देने का काम किया। इसका साहित्यिक प्रभाव देखा जाए तो संत काव्य में मिलने वाली उल्टबासियाँ और योग साधना की शब्दावली, जिसमें इंडा, पिंगला, सुषुम्ना वगैरह इसी पृष्ठभूमि से आई थी। निष्कर्ष देखते तो लिखा है दोस्तों कि जो हमारा भक्ति काल का साहित्य है, इन गहरे दार्शनिक विचारों का ही सरल रूप है। इन सिद्धांतों ने कठिन धार्मिक बातों को आम आदमी की भाषा में बदल दिया। जहां दार्शनिक ने ईश्वर को समझने का रास्ता दिखाया, वहीं कवियों ने उसे प्रेम और भक्ति से भरकर हमारे दिलों तक पहुंचाने का काम किया। इसी दार्शनिक आधार के कारण यह साहित्य आज भी हमारे जीवन के लिए सही रास्ता दिखाने का काम करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका जो है भक्तिकालीन काव्य का दार्शनिक महत्व, दार्शनिक पृष्ठभूमि के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो हमारा निगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की विवेचना करना, यानी दोनों के बारे में हमें देखना है कि ये दोनों आखिर है क्या। कई बार इस दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच अंतर भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। आंसर है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और इसी काल में ईश्वर की जो है उपासना के दो अलग अलग रास्ते विकसित हुए थे। पहला हो गया निर्गुण और दूसरा हो गया सगुण। जहाँ निर्गुण ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानने का काम करता है, वहीं सगुण मार्ग जो है वो ईश्वर को मानवीय रूप और अवतार के रूप में देखने का काम करता है। तो ये दो मार्ग का विकसित हुआ था। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला हो गया निर्गुण भक्ति धारा, यानी ये जो है ईश्वर की खोज करने का। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का मानना है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार या फिर किसी विशेष नाम नहीं होता। तो ये निर्गुण भक्ति कवियों का मानना है। वह अजन्मा है, यानी वो अजन्मा है और पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ, यानी वो जो है जन्मे नहीं है, बल्कि वो जो है वो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, यानी आप में भी, हम में भी, हर एक चीज़ में जो है कण कण में समाया हुआ, ऐसा मानना था निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का। इसे समझने के लिए इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था ज्ञानासही शाखा। ज्ञानासही शाखा जो है संत काव्य, संत कबीरदास विचारधारा देखा जाए तो इस शाखा के कवियों ने माना कि ज्ञान के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है, उसे रास्ता दिखाने का काम करता है। तो ये विचारधारा थी। समाज सुधार क्या हुआ इससे?
तो ये कवि केवल भक्ति नहीं थे, ये कवि केवल भक्त नहीं थे बल्कि महान समाज सुधारक भी थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और समाज में फैले हुए पाखंड जैसे कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजा नमाज और बलि प्रथा वगैरह का जमकर विरोध करने का भी काम किया था। प्रमुख कवि देखा जाए इसमें कौन कौन था, तो देखिए कबीर दास हमारा हो गया, गुरु नानक देव हो गया, संत रैदास हो गए, फिर हो गया दांदू दायल वगैरह। तो ये सभी प्रमुख कवि थे। सरल उदाहरण देखा जाए तो कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अर्थात भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तो ये कहने का मतलब हुआ। तो ठीक है। और दूसरा भाग में दूसरा जो श्रेणी में बांटा गया था वो था प्रेमाश्री शाखा, जो सूफी काव्य और मलिक मोहम्मद जायसी विचारधारा थी। तो इन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र जरिया माना, यानी इन्होंने माना कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो प्रेम बहुत ही जरूरी है। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं का आधार बनाया और दिखाया कि कैसी प्रेमी यानी आत्मा अपनी प्रेम का यानी ईश्वर को पाने के लिए एक अनेक कष्ट सहता है। तो ये इस समय की विचारधारा थी। विशेषता देखा जाए तो इसका साहित्य बहुत ही कोमल और प्रेम से भरा है। इन्होंने फारसी को मसनवी शैली और भारतीय संस्कृति का सुंदर मेल भी किया। प्रमुख कवि देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको पदवाद बोलते हैं, कुतुम्बन मंजन, तो ये सब प्रमुख कवि थे। दूसरा हो गया हमारा दोस्तों वो है सगुन भक्ति के बारे में देखेंगे, सगुन भक्ति धारा। तो सगुन भक्ति धारा के कवि मानते थे कि ईश्वर निराकार होकर भी भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप में है, यानी मनुष्य के शरीर को यानी अवतार वगैरह लेते हैं। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। इनकी भी दो प्रमुख शाखाएं थी, दो प्रमुख भाग थी। पहला राम भक्ति शाखा जो कि तुलसीदास, इनका जो विचारधारा है वो देखिए, विचारधारा यहाँ ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तर राम है। ये कवि राम को एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति के रूप में पूजते हैं। लोक मंगल देखा जाए तो तुलसीदास का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और मर्यादा स्थापित करना था। उन्होंने समाज में हर वर्ग का एक साथ चलने का यानी एक साथ लाने का प्रयास किया। उनकी भक्ति दास्य भाव की है, जहाँ वे खुद को राम का सेवक मानते थे। तो ये उस समय की लोक मंगल है, पहला श्रेणी का। प्रमुख ग्रंथ देखा जाए तो प्रमुख ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस, जिसे भारत का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। प्रमुख कवि देखा जाए तो स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, ये सभी जो है प्रमुख कवि हैं। दूसरा हमारा है वो है कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि सूरदास और मीराबाई। विचारधारा देखा जाए तो यहाँ ईश्वर जो है वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है। ये कवि कृष्ण के बाल रूप और उसकी प्रेम लीलाओं के मग्न रहते हैं। इनकी भक्ति बहुत ही स्वतंत्र और आनंदमयी है। ठीक है। इसकी विशेषता देखेंगे हम लोग तो लिखा है कि यहाँ भगवान और भक्त के बीच दोस्ती और प्रेम प्रेमिका का भाव रिश्ता होता है। सूरदास ने कृष्ण के बचपन का एक ऐसा वर्णन किया जैसा दुनिया का किसी साहित्य में नहीं मिलता है। तो ये हमारा ये विशेषता है हमारा। आगे देखा जाए प्रमुख कवि के रूप में तो सूरदास प्रमुख कवि थे, मीराबाई, रस खान, फिर नंददास यादी वगैरह जो है प्रमुख कवि है। इसका देखा जाए दोस्तों दोनों के बीच क्या अंतर है, यानी कि जो हमारा निगुण भक्ति है और सगुण भक्ति धारा, ये दोनों के बीच प्रमुख अंतर के बारे में। तो पहला हो गया ईश्वर का स्वरूप। निगुण धारा के लिए ईश्वर निर्गुण यानी बिना गुणों वाला और निरंकार है, जबकि सगुण धारा के लिए वह सगुण है यानी गुण वाला है और साकार है, रामकृष्ण के रूप में। दूसरा हो गया साधना का मार्ग। निर्गुण कवियों ने बुद्धि, तर्क और योग के ज्ञान पर जोर दिया और इसके जस्ट उल्टा सगुण भक्तियों ने भावना, संगीत, कीर्तन और श्रद्धा वगैरह का महत्व दिया है। तीसरा देखा जाए तो समाज के प्रति दृष्टिकोण। निर्गुण कवि विद्रोही स्वभाव के थे, उन्होंने पुरानी मान्यताओं वगैरह को तोड़ने का काम किया, लेकिन सगुण कवि वगैरह जो है समाज को जोड़ने और मर्यादा बनाए रखने पर ध्यान दिए। तो ये अंतर है। आगे चौथा अंतर है वो है लोक भाषा। दोनों ने ही संस्कृत के बजाय आम आदमी की भाषा यानी अवधी भाषा, ब्रज भाषा वगैरह को अपनाया,
ताकि उनकी भाषा जो है हर किसी तक पहुंच सके, हर किसी लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि हमारा जो निगुण भक्ति ने ज्ञान और सुधार का रास्ता चुना, जबकि सगुण भक्ति ने प्रेम और समर्पण का। मार्ग अलग अलग होने के बावजूद दोनों का टारगेट जो है वो एक ही था, वो था ईश्वर की प्राप्ति और समाज का कल्याण। इन्हीं दोनों धाराओं ने मिलकर भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और हिंदी साहित्य को अमर बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा रीति काल है उसका नामकरण की समस्या कैसे हुई थी, यानी उसके नामकरण पर क्या समस्याएं थी वो देखेंगे। तो हिंदी साहित्य ने इतिहास में 1700 से 1900 सनवत तक के समय को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। इस काल के नामकरण हिंदी साहित्य का सबसे उलझी हुई समस्या में से एक है। समस्या यह था कि इस युग में कला, प्रेम, नियम और राज दरबारी वगैरह संस्कृति थी। तो ये सभी चीज़ों इतनी ज़्यादा थी कि किसी एक शब्द से पूरे काल को जो है परिभाषित करना मुश्किल हो रहा था। तो अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग कवि जो है अलग अलग तरीके से देखते थे और अलग अलग नाम दे रहे थे। तो इसी कारण से जो है इसका जो हमारा जो रीति काल है उसका नामकरण की समस्या हुई थी। आगे देखते हैं इसके बारे में एक एक करके। तो पहला हो गया मिर्स बंधु का मत, यानी इनका क्या राय था, इनका क्या मत था। तो इन्होंने जो है अलंकृत काल का, सबसे पहले मिर्स बंधुओं ने इस काल की बनावट को देखकर इसे अलंकृत काल कहा। गहरा विश्लेषण देखा जाए तो उन्होंने पाया कि इस युग के कवियों के पास, यानी इस युग के जो कवि है उसके पास कहने के लिए कोई नया संदेश वगैरह नहीं था। भक्ति काल के कवियों के पास भगवान थे, लेकिन रीति काल के कवियों के पास सिर्फ शब्द थे। इसलिए उन्होंने शब्दों को अलंकारों से इतना सजाया कि व्यक्ति यानी कविता एक सजी धजी दुल्हन की तरह लगने लगी। इसलिए इसका नाम अलंकृत काल भी कहा इन्होंने। नाम की कमी देखा जाए तो इस नाम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह केवल कविता के बाहरी दिखावे की बात करता था, कविता के अंदर की गहराई, भावना वगैरह को नहीं दिखाता था और ना ही शास्त्रीय नियम वगैरह का काम कर रहे थे। इसलिए ये नाम जो है उसकी तरफ इशारा नहीं करता था, यानी इन सभी चीज़ों को नहीं दर्शाता था। इसलिए अलंकृत काल जो है वो मान्य नहीं हुआ। फिर दूसरा देखा जाए हम लोग का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला का मत, यानी इन्होंने रीति काल कहा, जो एक सशक्त नाम है, यानी यही नाम रखा गया। तो आचार्य शुक्ल जी ने बहुत सोच समझकर इस युग को रीति काल नाम दिया। इसका गहरा विश्लेषण क्या निकला, तो शुक्ला जी ने यानी शुक्ल जी ने देखा कि इस दौर में एक खास ट्रेंड चल रहा था। कवि पहले संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते थे, उसके बाद फिर उस नियमों को साबित करने के लिए अपनी कविता वगैरह लिखने का काम किया करते थे। इस नियमों के रास्ते पर चलने की पद्धति को ही रीति कहा गया है। नाम की खूबी क्या थी, यानी कि जो रीति काल है उसकी नाम की खूबी क्या थी, तो रीति शब्द उस समय की मानसिक गुलामी और राज दरबारी अनुशासन वगैरह को दिखाने का काम करता है। यह नाम उस समय की पूरी कार्य प्रणाली को समेट लेता है। आज यही नाम सबसे अधिक मान्य और प्रसिद्ध भी है, जो हमारा रीति काल है। तीसरा जो देखा जाए दोस्तों वो है विश्वनाथ प्रसिद्ध मिश्र का मत, यानी इन्होंने अपना मत क्या दिया, अपना बात क्या रखा था, इन्होंने श्रृंगार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ला जी के नाम को चुनौती दी और इसे जो है श्रृंगार काल कहा। ठीक है, शुक्ल जी के नाम को उन्होंने नाम कहा था, उसे हटा के इन्होंने श्रृंगार काल कहा। इसका गहरा विश्लेषण क्या निकला, तो इसका कहना था कि रीति काल जो है वो रीति जो है वो सिर्फ शरीर है, लेकिन उस शरीर के अंदर की आत्मा श्रृंगार वगैरह प्रेम है। तो उस समय का कवि चाहे राजा की तारीफ कर रहा हो या फिर राधा कृष्ण का नाम ले रहा हो, उसका असली मकसद स्त्री के सौंदर्य और कामुकता का वर्णन करना ही था। राजाओं को युद्धों के बजाय विलासिता पसंद थी, इसलिए कवियों ने केवल इसे श्रृंगार लिखा, यानी श्रृंगार कहा। और इसीलिए जो हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। नाम की कमी क्या थी, यानी नाम में क्या कमी थी,
तो आलोचकों ने कहा कि अगर इसे श्रृंगार काल कहेंगे तो इस काल में लिखी गई वीर रस की कविता और नीति वगैरह की बात वगैरह का अपमान होगा, इसलिए जो है श्रृंगार काल सही नहीं है। आगे चौथा है दोस्तों हम लोग का, वो है रामाशंकर शुक्ला रसाल का मत, यानी जिसे कला काल, इन्होंने इसे जो है कला काल नाम दिया। इसका गहरा विश्लेषण देखा जाए तो रसाल जी का तर्क था कि इस युग के कवि हृदय के कवि नहीं थे बल्कि दिमाग के कवि थे, यानी दिमाग से सोचा करते थे, वो हृदय से नहीं सोचा करते थे। उनके लिए कविता एक जो है शिल्प की थी, जैसा एक कारीगर पत्थर पर नक्काशी करता है वैसे ही कवि शब्दों पर नक्काशी करते हैं, ऐसा मानना था इनका। रसाल जी का नाम की कमी क्या थी, यानी कला काल जो है उसमें उस नाम में क्या कमी थी, तो साहित्य के विद्वान वगैरह जो थे वो कला काल नाम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह नाम कविता को बहुत ही निर्जीव और भावहीन बना देता है, इसलिए ये नाम पसंद नहीं किया करते थे। आगे पांचवा देखा जाए कि अन्य विद्वानों के विचित्र नाम, तो अंधकार काल ये जो है त्रिलोचन के द्वारा दिया था। इन्होंने कहा कि यह समाज की गिरावट का समय था, इसलिए यह अंधकार काल है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से यह गलत है, क्योंकि इस काल में ब्रज भाषा अपने सबसे सुंदर रूप में थी, इसलिए ये नाम गलत है। फिर है ललित्य काल, कुछ ने इसे सुंदरता की वजह से ललित्य काल भी कहा था। तो ये सब जो है वो नामकरण की समस्या रही थी, नामकरण के अलग अलग मत थे, अलग अलग विद्वानों की बातें थी, उनका राय था, जो हम लोगों रीति काल की समस्या के बारे में था नामकरण की। आगे देखा जाए जो हमारा नामकरण की समस्या था उसका समाधान क्या हुआ, तो इतने लंबे विवाद के बाद आज के विद्वान कुछ मुख्य बातों पर सहमत है। पहला है शुक्ल जी का पल्ला भारी रहा। रीति काल नाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसके अंदर रीति वृद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्ति तीनों तरह के कवि आ जाते हैं, इसलिए ये नाम जो है रीति काल वो सही है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर दूसरा हो गया इसकी व्यापकता। रीति शब्द एक स्टाइल को बताता है, श्रृंगार और अलंकार जो है उस स्टाइल के हिस्से के जैसा ही लगता है, लेकिन रीति काल जो है वो डायरेक्ट स्टाइल को बताने का काम करता है। इसका ऐतिहासिक सत्य देखा जाए तो यह नाम उस समय की दरबारी संस्कृति और कवियों को आचार्य बनाने की इच्छा का सबसे सटीक तरीके से दुनिया के सामने रखने का काम करता है। निष्कर्ष देखेते हैं तो लिखा है दोस्तों कि जो नामकरण की समस्या है वो विद्वानों के अलग अलग नज़रिए के कारण, अलग अलग मत के कारण ही रहा था। कोई प्रेम देख रहे थे तो कोई सजावट देख रहा था, लेकिन रीति काल नाम ने इन सबको एक साथ समेट लिया। भले ही इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन इस युग की असली पहचान का सबसे अच्छी तरह ये रीति काल बताने का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी रीति काल के समय में जो प्रमुख कविता था, यानी जो कविता थी उस समय कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां का वर्णन करना हमें। तो रीति काल जो है वो सवता 1700 से 1900 तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का वह काल था जहां कविता भक्ति के मंदिरों से निकलकर राजाओं के दरबारों में पहुंच गई थी। इस काल की कविता पर दरबारी संस्कृति का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था। रीति का अर्थ है कि विशिष्ट पद्धति या फिर यानी स्पेशल पद्धति या फिर नियम वगैरह। इस काल के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियम वगैरह में बंधकर रचनाएं वगैरह करने का काम किया था। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां देखा जाए, पहला हो गया नीति निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। यह इस काल की सबसे मुख्य विशेषता थी। इस काल के कवि केवल कवि नहीं बल्कि आचार्य भी बनना चाहते थे। यानी इस काल के जो कवि थे वो सिर्फ कवि नहीं बल्कि आचार्य वगैरह बनने चाहते थे। विवरण देखा जाए तो कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र का अनुकरण करने का काम किया। वे पहले रस, अलंकार या फिर नायिका भेद वगैरह की परिभाषा देते थे और फिर उसका उदाहरण देने के लिए कविता लिखने का काम करते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो केशव दास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया इसके उत्तम उदाहरण के रूप में है। फिर दूसरा हमारा है दोस्तों, वो है श्रृंगारिकता का प्रधानता। यानी रीति काल की आत्मा श्रृंगार है। चूंकि
कवि दरबार में रहते थे, इसलिए राजाओं के मनोरंजन के लिए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य वगैरह का अतिरंजित वर्णन करने का भी काम किया है। विवरण देखा जाए तो इसमें नायक नायिका के प्रेम हो गया, उनके मिलन और बिछड़न वगैरह का वर्णन मुख्य था। कवियों ने नारी के नख सीख के सौंदर्य का बहुत ही बारीक से चित्रण करने का भी काम किया है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो बिहारी के काव्य श्रृंगार रस की श्रृंगार है, यानी बिहारी जो है वो काव्य श्रृंगार रस के सागर के रूप में माने जाते हैं। तीसरा हमारा हो गया वो दरबारी संस्कृति और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीति काल के लगभग सभी कवि किसी न किसी राजा या फिर सामंत के दरबार में रहते थे। विवरण कवियों की रोजी रोटी उनके आश्रयदाताओं यानी राजाओं वगैरह को खुश करने पर ही टिकी थी। अगर उसे खुश रखते थे तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। इसलिए उन्होंने अपने राजाओं को खुश करने के लिए उनकी वीरता और वैभव का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन भी करने का काम किया है। इसका प्रभाव क्या पड़ा वो देखेंगे। तो इसके कारण कविता में लोक मंगल वगैरह की भावना कम हो गई और व्यक्तिगत मनोरंजन वगैरह बढ़ गया था। फिर हमारा चौथा है दोस्तों वो है अलंकारिकता यानी सजावट पर जोर। नीति काल की कवियों ने यानी रीति काल के कवियों के लिए कविता भाव व्यक्त करने का साधन नहीं बल्कि कला दिखाने का माध्यम था। तो ये रीति काल के कवि मानते थे। इसका विवरण देखा जाए तो उन्होंने कविता को अलंकारों से खूब सजाया। अनुप्रास, यमक, श्लोक और उपमा अलंकारों का इतना प्रयोग किया कि कभी कभी कविता का अर्थ समझना भी बहुत ही कठिन हो जाता था। इसके लिए कौशल दिखाना भाव से बहुत बड़ा था। तो ये हमारा इसका विवरण है। पांचवा हो गया ब्रज भाषा का स्वर्ण युग। भाषा की दृष्टि से रीति काल बहुत ही समृद्ध था। इस काल में ब्रज भाषा अपने सबसे सुंदर और कोमल रूप से सामने आई थी। विवरण देखें तो भक्ति काल की ब्रज भाषा में जहाँ सादगी थी, वहीं रीति काल की ब्रज भाषा में पद लालिल्य, शब्द माधुर्य और नकाशी वगैरह थी। अरबी फारसी शब्दों का भी बहुत ही सुंदर से मेल भी किया गया था, यानी इन सभी चीज़ों का मेल देखने को मिलता है आपको ब्रज भाषा, ये रीति काल का ब्रज भाषा में। छठा हो गया नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण। इस काल की कविता में नारी को केवल भोग विलास की वस्तु या फिर प्रिय के रूप में देखा गया। विवरण भक्ति काल में नारी के जिस गौरवशाली रूप के दर्शन होते थे वे रीति काल में लुप्त हो गए, जहां नारी केवल कामुकता और सौंदर्य का प्रतीक बनकर रह गई थी। तो ये रीति काल में हुआ था। सातवां देखा जाए तो वीर रस और नीति काव्य। भले ही श्रृंगार की प्रधानता थी, लेकिन कुछ कवियों ने वीर रस और नीति की बातें भी लिखी। वीर रस देखा जाए तो कवि भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी की वीरता पर ओजपूर्ण कविताएं लिखी जो आज भी रोंगटे खड़ा कर देती है। नीति देखा जाए तो बिहारी और वृद्ध जैसे कवियों ने जीवन के अनुभवों पर आधारित नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं। तो ये रीति काल में भी हुआ था। आगे आठवां देखा जाए तो मुक्त यानी मुक्तक काव्य की प्रधानता। रीति काल में प्रबंध काव्य यानी लंबी कहानियां के बजाय छोटे छोटे स्वतंत्र पद वगैरह दोहे वगैरह ज़्यादा लिखे गए। कारण क्या था, तो दरबारों में राजाओं के पास इतना समय नहीं था कि वे लंबी गाथाएं वगैरह सुने। उन्हें तो एक दोहे में गहरा अर्थ वो और चमत्कार चाहिए था, इसलिए छोटे छोटे स्वतंत्र पद या फिर दोहे लिखे जा रहे थे। इसका कथन देखा जाए तो आचार्य शुक्ल ने कहा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता की जैसा है। तो ये उन्होंने कहा था आचार्य शुक्ला जी ने। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है साथियों हमारा कि रीति काल की कविता मुख्य रूप से राजाओं को खुश करने और अपनी कला वगैरह दिखाने की कविता थी। इसमें जीवन की गहराई के बजाय भाषा की सजावट और प्रेम वगैरह का ज़्यादा महत्व दिखता है। भले ही इसमें समाज सुधार की बातें कम थी, लेकिन ब्रज भाषा की सुंदरता और कविता लिखने की कला के मामले में यह काल हिंदी साहित्य का सबसे शानदार युग के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे दोस्तों कि रीतिकालीन गद्य साहित्य का विकास का वर्णन करना है हमें।
तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल अपनी कलात्मक और श्रृंगारिक कविता के लिए विख्यात था। चूंकि इस युग की प्रधान प्रवृत्ति पद यानी कविता थी, इसलिए गद्य का विकास उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए। दरबारी परिवेश में गद्य के लिए अधिक स्थान नहीं था, लेकिन फिर भी इस दौरान ब्रजभाषा राजस्थानी खड़ी बोली के रूप में गद्य का एक मजबूत नींव तैयार हो रही थी। यानी गद्य विकास का धीरे धीरे एक मजबूत नींव की जैसा शुरुआत हो रही थी इस युग में, रीतिकाल में। चलिए देखते हैं कि रीतिकालीन गद्य साहित्य का विकास के बारे में। तो पहला हो गया ब्रजभाषा गद्य का विकास। रीतिकाल में ब्रजभाषा गद्य का सबसे व्यापक रूप मिलता है। इसका मुख्य रूप दो दिशाओं में हुआ। पहला हो गया टीका साहित्य। रीतिकाल में कविताओं बहुत ही कठिन और अलंकारों से भरी होती थी। उन्हें साधारण लोगों और राजाओं को समझाने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए टीका वगैरह यानी एक्सप्लेन करके लिखा जाता था। केशवदास बिहारी और मतीराम वगैरह की काव्य ग्रंथों पर अनेक लेखकों ने ब्रजभाषा गद्य में टीकाएं लिखी थी, यानी उसका एक्सप्लेनेशन लिखा था। यह गद्य का एक व्याख्यात्मक रूप भी था। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया धार्मिक और सांप्रदायिक ग्रंथ, जिसमें कृष्ण भक्ति संप्रदायों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए गद्य का सहारा लिया। 84 वैश्वन का वार्ता और 252 वैश्वन की वार्ता इस काल की सबसे प्रमुख गद्य कृतियां हैं। इसमें भक्तों के जीवन चरित्र का सरल गद्य वगैरह भी सुनाया गया है। इसकी विशेषता देखें हम लोग, तो विशेषता लिखा है कि इस काल का ब्रजभाषा गद्य काव्यमय था। इसमें तुकबंदी और अलंकारों का प्रभाव बहुत ही साफ झलकता है, साफ दिखता है। दूसरा हो गया हमारा दोस्तों, वो है राजस्थानी गद्य का समृद्ध परंपरा। तो राजस्थानी गद्य नीति यानी रीतिकाल में ब्रजभाषा से भी अधिक मजबूत और विकसित था। इसकी जड़ें बहुत ही पुरानी थी। ऐतिहासिक लेखन देखा जाए तो राजस्थानी लेखकों ने ख्याति बात और वंशावली लिखने की परंपरा पर जारी रखा। नेनासी की ख्यात इसका उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भी है। विषय वस्तु देखा जाए तो इसमें राजाओं के शौर्य, युद्धों का वर्णन और ऐतिहासिक घटनाओं को गद्य में पिरोया गया। यह गद्य बहुत ही व्यवस्थित, तार्किक और प्रभावपूर्ण था। इसमें दरबारी अनुशासन और राजसी ठाट बाट का चित्रण भी मिलता है। तीसरा हो गया हम लोग का दोस्तों, वो है खड़ी बोली गद्य का उदय। रीतिकाल के उत्तरार्ध यानी रीतिकाल के अंत चरण में खड़ी बोली गद्य के ऐसे रूप दिखाई देने लगे जो आगे चलकर आधुनिक हिंदी का आधार भी बने थे, जिसमें चंद खंड वर्णन की महिमा यानी गंग कवि। इसे खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रचना माना जाता है। हालांकि इसकी भाषा में ब्रज का भी प्रभाव है, लेकिन ढांचा खड़ी बोली का ही है। आगे देखेंगे कि बोल रहा है कि जटमल की गोरा बादल की कथा, यह राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली गद्य का एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में है। फिर हमारा है राम प्रसाद निरंजनी और भाषा योग वशिष्ठ। 1741 ईस्वी में लिखी गई यह पुस्तक रीतिकाल के गद्य इतिहास की मील का पत्थर है। इसे हिंदी का पहला परम परिमार्जित यानी शुद्ध और व्याकरण सम्मत ग्रंथ माना गया है, गद्य ग्रंथ माना गया है। इसके बाद ही यह सिद्ध हुआ कि खड़ी बोली में गंभीर विषयों पर भी गद्य लिखा जा सकता है। तो ये सब हमारा था दोस्तों गद्य के विकास के बारे में। आगे देखेंगे कि गद्य के विकास की अन्य विधाएं के बारे में। इस काल में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी गद्य का प्रयोग हुआ। पहले अनुवाद काम में भी, जिसमें संस्कृत के आयुर्वेद, ज्योतिष्य और राजनीति शास्त्र के ग्रंथों का सरल गद्य में अनुवाद किया गया है ताकि आम लोग इसे समझ सकें, इसलिए भी गद्य का उपयोग हुआ है। फिर पत्राचार के लिए राजाओं और नवाबों के बीच होने वाले पत्राचार में भी गद्य को व्यवहारिक रूप में जीवित रखा गया है। रीति काल में गद्य की सीमाएं क्या थी, यानी उस समय जो गद्य जो है हमारा गद्य साहित्य उसकी क्या लिमिटेशंस थी। तो इतने प्रयास के बावजूद गद्य बिछड़ा रहा, इसके पीछे प्रमुख कारण थे। पहला था छपाई कला का अभाव था। प्रेस ना होने के कारण गद्य की लंबी रचनाएं लिखना और उसकी
प्रतिक्रिया बनाना बहुत ही खर्चीला और कठिन हुआ करता था क्योंकि छपाई कला का अभाव रहा करता था। फिर है शिक्षा का ढांचा। उस समय शिक्षा का माध्यम संस्कृत या फिर फारसी थी। हिंदी गद्य को केवल सामान्य बोलचाल की भाषा समझा जाता था, इसलिए भी ये इसकी जो है लिमिटेशंस थी गद्य भाषा का। फिर है दरबारी रुचि। सामंती समाज को कविता में रस आता था। गद्य को वे निराश और उबारू समझते थे, यानी बोरिंग समझते थे, लंबा समझते थे। तो ये सभी कारण के कारण जो है इसकी लिमिटेशंस रही थी। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि नीति यानी रीति काल में भले ही कविता का बोलबाला था, लेकिन गद्य की नींव भी इसी दौरान मजबूत हो रही थी। ब्रजभाषा की धार्मिक कहानियाँ और खड़ी बोली की शुरुआती ग्रंथों ने हिंदी गद्य को मरने नहीं दिया। भले ही यह विकास धीमा था, लेकिन इसने भविष्य की आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार करने का काम किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है। और साथियों आपको बता दें कि आपका मेजर 1 हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन ही हम लोग लिए हैं, और ये 12 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो 4 क्वेश्चन अटेंड करना है लॉन्ग टाइप वाला, ठीक है, 7 में से कोई भी 4 प्रश्न आपको लिखना है, वो आपका इसी से मिल जाएगा। बस आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।